फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मार गिराया गया। एक मामला हुआ था जिसमें आप जा रहे थे अपने स्तर से स्पॉट वेरिफिकेशन करने, आपको रोक दिया गया अथवा वापस हो गए। मामला था विकास दुबे का। किसी अपराधी के प्रति श्रद्धा ना आपके मन में है ना हमारे मन में है, तनिक भी हुआ समाज का कोड और कलंक है, किंतु विधि का उल्लंघन हुआ तो वहाँ आप खड़े होते हैं। क्या था मामला? देखिए, विकास दुबे का मामला तो बहुचर्चित मामला है। यह जिस प्रकार से वो, जैसे अब तो आप देखते हैं कि अब मतलब एक प्रकार से कई अखबार वगैरह गाड़ी पलटना, एक प्रकार से अब हम लोग के यहाँ एक नया शब्द जैसे कि होता है कि ऑक्सफोर्ड ने एक नया हिंदी शब्द ले लिया है, उस प्रकार से गाड़ी पलटना एक नया फ्रेज हो गया है। सब जब कोई कहता है गाड़ी पलटना तो आदमी समझ जाता है उसका क्या अर्थ है, उसका लेटेंट मीनिंग जो है वो सब जानते हैं। वह कागज़ पे नहीं कहा जाता है कि गाड़ी पलटी तो क्यों पलटी। तो चूँकि गाड़ी पलटने की जो बात थी वह तमाम लोग इस चीज़ से मतलब इस बात को जान रहे थे, समझ रहे थे। मैं भी उस बात को जानना समझना चाहता था, मुझे निषिद्ध कर दिया गया। मैं लौट आया चूँकि जो वही आपने जो पहला प्रश्न किया कि आप लोक सेवक हैं, जब तक लोक सेवक रहना है तब तक इस रीति का भी पालन करना है। अन्य देश के अन्य कानूनों के साथ साथ लोक सेवक की रीतियों का भी पालन करना है। उसमें उसकी जो अच्छी बुरी बातें हैं उनको स्वीकार करना है। अब तक लगभग कितनी याचिकाएं किया होगा आपने लोक महत्व की? देखिए, मैंने लगभग मुझे लगता है कि 2 दर्जन के करीब याचिकाएं की होंगी, और उसमें से कुछ में अच्छा ये रहा, परिणाम रहा, कुछ। और ये भी मुझे, देखिए एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पर कि मतलब जैसे किसी भी आदमी को अपने आप को बड़ा काबिल या परफेक्ट समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वही मैं अपने लिए भी कहूँगा कि तमाम मैंने भी माने, इसमें कोई शक नहीं, कई बार मूर्खतापूर्ण लोक याचिका कर दिया या कभी कभी गलत तथ्य के से प्रभावित होकर कर दिया, ऐसी बातें भी करता हूँ तो कई बार वही डांट फटकार भी लगती है। जब मैं गलत चीज़ लेके जाता हूँ और डांट फटकार लगती तो मुझे किताब भी बुरा नहीं लगता। लेकिन ऐसे भी अवसर आए जब मुझे लगा कि वो याचिका सुननी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगा, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब कोई हिचक रह गई, तो उसका एक मन में मलाल होता है। अपनी भी गलतियां होती हैं, लेकिन देखिए अंत में ये कहूँगा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सरकारी, अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ तो एक सरकारी अफसर के रूप में नहीं कर रहा। अमिताभ ठाकुर जो है, जो भी अच्छा बुरा है वह बात कर रहा है। अमिताभ ठाकुर इंडिविजुअल की दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं, एक पद पे बैठे हुए अमिताभ ठाकुर की दूसरी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए जब अमिताभ ठाकुर उस कोर्ट के सामने होता है तो मुझे लगता है कि इसको गलती करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट को या जो भी प्राधिकारी है उस पर उसकी जिम्मेदारी है कि वह विशेष करके हमारी गलतियों को माफ़ करे और अपनी ओर से शानदार नज़ीर दे। कई बार ऐसा नहीं होते दिखता है तो कष्ट होता है। भाई साहब, पूर्ववर्ती सरकार में खनन के मामले को आपने उठाया था, और खनन का मामला एक ऐसा था, एक रसूखदार मिनिस्टर के खिलाफ आपने छेड़ा, और मूल रूप से जो कमियां थी, जो भ्रष्टाचार कारित हो रहा था, उस पर आपने उठाया। किस मुकाम तक वो मामला पहुंचा और क्या क्या झेला आपने उसमें? देखिए, जो मिस्टर प्रजापति हैं उनके खिलाफ जो मामला था उसमें मुझे मुकाम तक तो कुछ हमने पहुंचाया, कुछ बाद में। कई बार देखिए ऐसा होता है कि बिल्ली के भाग्य से छींटा फूटता है। यहाँ बिल्ली मैं था, एक समझ लीजिए कि मान लीजिए कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो गया, नई स्थितियाँ उत्पन्न हुई, उनमें वो स्वतः ही मूल्यहीन, साधनहीन और हर तरह से जो है ये हो गए, कमज़ोर हो गए। उनको फिर दबोच लिया गया, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ उस समय जब तक वो ताकत में रहे बहुत कुछ मैं उनके खिलाफ नहीं कर पाया, वह मेरा सब कुछ भले कर ले गए। मैं निलंबित हुआ, मेरे खिलाफ बलात्कार, मेरे पत्नी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा हुआ। बाद में सारे मुकदमे गलत पाए गए, समाप्त हुए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वह सत्ता में रहे तब तक हर व्यक्ति को इस बात का पूरा एहसास रहा कि कौन सत्ता में है और किसके पक्ष में कार्रवाई होनी है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। कलम तो चलेगी ही, आवाज़ उठेगी ही, हाथ पे हाथ रख करके जिंदा कौमें नहीं बैठ सकती। परिणाम चाहे जो भी आए, वीर और धीर पुरुष इसकी चिंता नहीं करते। ऐसा ही कुछ अमिताभ ठाकुर के संदर्भों में है। जो आपके ऊपर मुकदमा हुआ था छेड़खानी का, तो पहला मुकदमा ऐसा था? जी देखिए, हाँ, छेड़खानी का नहीं था, वो बलात्कार का मुकदमा था। और उसमें भी यह सबसे अजीबोगरीब बात थी
उसमें कहा गया कि मेरी पत्नी ने ही मुझे सहयोग दिया बलात्कार के कृत्य में, और तमाम बातें कि मेरे घर में हुई वगैरह वगैरह। और जाहिर सी बात है कि चूँकि उस समय मेरे बच्चे भी वयस्क तो कुछ हद तक हो गए थे या युवा थे, परिवार है, सब जगहों पे भाई मान लीजिए उनको भी बड़ा एक अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है, उसको सोचा अभी मैं शायद उस पर समय नहीं दे, मुझे लगता है देखिए बलात्कार कितना जघन्य कृत्य है इस बात से कोई आदमी दो राय नहीं रख सकता है। सभी जानते हैं कि अत्यंत ही गंभीर अपराध है, और जिस महिला के साथ हो गया उसके साथ मानसिक रूप से और तमाम तरह से भी इसके व्यापक दुष्परिणाम हैं। उनको लेके जो भी सुरक्षा को लेके कानून बने हैं उसका तहे दिल से स्वागत है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि मैं तो ज्वलंत उदाहरण हूँ इसका, कि इसका भीषण दुरुपयोग होता है जी। और ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आज एक लड़की ने एक लड़के पे आरोप लगा दिया कि बलात्कार किया, लड़की को तो गुमनामी का एक समय कानूनी कवच है, लड़का मान लीजिए ए है, मान लीजिए अमितेश श्रीवास्तव नाम किसी का है, तो अमितेश श्रीवास्तव बलात्कारी तो उसी दिन से पूरे देश भर में चर्चित हो गया। और ये भी आप देखिए कि मैंने अपने मामले में देखा कि आप पर बलात्कार का जब मुकदमा दर्ज हुआ वह तो मोटी अक्षरों में निकलेगा अखबारों में और टीवी में, जब आप बरी होंगे तो उसको कोई नहीं निकालेगा। उस समय लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि ये अपराध इन पर झूठा पाया गया, वह कोई नहीं छापेगा। यानी कि आपको जो शोहरत को चर्चा मिलनी है वो मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो यदि ऐसा नियम है कि महिलाओं को उसका कवच मिले, जिसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे कवच कुंडल, मान लीजिए कर्ण के पास था, महिलाओं को कवच कुंडल मिले, तो वह कवच कुंडल मुझे लगता है कि पुरुषों को भी होना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फर्जी मामलों में वह व्यक्ति जिसने अपना नाम उछलते हुए देख लिया बलात्कारी फला, और बाद में सबको मालूम है या पाया जाता है कि वो फर्जी है, तो उसका जो हमेशा के लिए नुकसान हो गया, वह तो मुझे लगता है कि उस पर भी रोकथाम की ज़रूरत है। शासन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक योजना शुरू किया है कि भारतीय पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर उन्हें पढ़ाएंगे। यद्यपि उन लोगों की बात की गई है जो अभी नई नौकरी में आए हैं। यदि आपको अवसर मिला कि आप कुछ पढ़ाइए, आप क्या पढ़ाएंगे? अब देखिए, एक्चुअली मैं तो देखा जाए मूलतः मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, वह पूरी तरह भूल चुका हूँ। नई चीज़ों में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज़ ही जानता हूँ। ये सच्चाई ये है कि अब मैं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स को लेके मैं बहुत अपडेट नहीं हूँ। तो अगर कोई पढ़ाने को भाई मान लीजिए बाध्यता हो जाएगी तो कुछ पढ़ा दूँगा, लेकिन मुझे ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं इस काम में बहुत ही असफल होऊंगा और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कह सकता हूँ। लेकिन प्रतियोगी, आप तो जानते हैं इस बात को, प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहा है उसके लिए लफाजी का समय नहीं होता है, उसको तो बहुत ही फैक्ट बेस्ड स्टडी करना होता है, हार्ड फैक्ट जो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मैं बहुत उपयुक्त व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाऊँगा। यदि करना पड़े तो कुछ ना कुछ तो कह ही दूँगा। देखिए, बड़े सरल शब्दों में कि मैं अपडेट नहीं हूँ। यद्यपि शिक्षा के दो आयाम हैं, एक थ्योरिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो आपका देखा जाए तो दोनों पक्ष है आपका, व्यवहारिक भी है। तो व्यवहारिक किस प्रकार आप बताएंगे? अब आपने कहा तो मुझे अचानक याद आया कि एक सब्जेक्ट है एथिक्स करके, और वह सब्जेक्ट अब पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो उस सब्जेक्ट में तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक पढ़ा सकता हूँ, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ। भाई साहब, कई जगह पुलिस कप्तान आप रहे, थाने में लोग जाते हैं, अपराध दर्ज नहीं होता, फिर क्या करेंगे? पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे। आप जैसे पुलिस कप्तान के रूप में हैं, आप एप्लीकेशन देखा और थाने को लिख दिया। वो बेचारा डर के मारे यह भी कप्तान साहब से नहीं पूछ पाएगा कि सर क्या किया है आपने। फिर आप कहेंगे थाने चले जाओ, फिर थाने जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर 156(3) के तहत वह जाएगा। फिर जज साहब मजिस्ट्रेट सुनेंगे, सुन करके आर्डर करेंगे, आर्डर के बाद भी महीना 2 महीना भी लटक जाता है। ऐसे मामले में क्या होना चाहिए जिससे त्वरित, नियम तो यह है त्वरित अपराध दर्ज हो, अन्वेषण हो उसका, अगर सही पाया जा रहा है तो आरोप पत्र दाखिल हो, नहीं तो फिर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाए। देखिए, ये जो FIR की जो हम लोग कुछ देर पहले भी चर्चा किए थे, FIR की एक तरह से मैं कहूँगा कि जो भी अरिथमेटिक है उसमें उसमें कई चीज़ों में सुधार की निश्चित ज़रूरत है। एक तो ये कि मान लीजिए कि हमने किसी को आरोपित किया और
वैसे तो लॉ बहुत सिंपल है, पालन में समस्या है। तो यह कहा गया है कि यदि मैंने फर्जी आरोपित कर दिया तो धारा 182 है आईपीसी की, धारा 211 आईपीसी की, इसमें दंड है, 3-3 साल तक का दंड है, कुछ में 7 साल तक का दंड है। अगर मान लीजिए मैंने किसी पर जो आरोप लगाया वो मान लीजिए कि 14 साल वगैरह की सज़ा का है, तो उसमें लंबी सज़ाएँ हैं फर्जी आरोप लगाने का। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही ब्रजभूषण बाबू कि अगर मान लीजिए कि किसी ने आरोप लगाया, अगर एफआईआर दर्ज हो जाए और जांच करके वो फर्जी पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाए। एक और तरीका है जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ललिता कुमारी में कि यदि आपको एफआईआर नहीं दर्ज करना है तो आप एक जांच रिपोर्ट ही दे दीजिए, जो कि जिसको पढ़ के आदमी समझ जाए। ऐसा भी होता है कि देखिए एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ प्रक्रिया लंबी हो जाती है, तो आप नहीं करना है, आप ईमानदारी से जांच कर दीजिए। तीसरी बात है, होता यह है कि आप शुरू में तो कहते हैं कि फर्जी है, और जब वही धारा 156(3) में कोर्ट से आदेश जाता है उसी में आप चार्जशीट भेज देते हैं। ऐसे भी तमाम उदाहरण आए हैं। तो ऐसे मामलों में जो उत्तरदायित्व की बात है, मेरा मानना है कि उन मामलों में जहां यह पाया गया कि आपने जानबूझ के एफआईआर दर्ज नहीं किया, बाद में एफआईआर दर्ज हुआ और चार्जशीट हुआ, ऐसे मामलों में जिस भले आदमी ने पहले एफआईआर नहीं दर्ज किया उनका उत्तरदायित्व तय होना चाहिए। यह नहीं हो रहा, यह कहा जाता है अरे भाई उसने नहीं किया तो नहीं किया, इसमें अब तो तुम्हारा दर्ज हो गया। यह जो है कि उसको हमने उदारता जो दिखाते हैं उसके गुनाहों पर, मुझे लगता है यह उचित नहीं। आप क्या करते थे जैसे पुलिस कप्तान के रूप में? अब मैं देखिए, अब फिर चूँकि मैं बहुत झूठ नहीं बोल पाता, मैं जब पुलिस कप्तान था तब चूँकि या तो उम्र कम रही हो, अवस्था वैसी हो, मैं जितनी बातें आज समझ पा रहा हूँ, जो संवेदना रख पा रहा हूँ, या फिर मान लीजिए शनह जो मैं पाया, तो प्रारंभ की सेवा में वह बातें मेरी भी समझ में नहीं आती थी। यह संवेदनशीलता एक सामान्य किस्म की थी, लेकिन जिसको आप उन्नत संवेदनशीलता कह सकते हैं, वह मेरे पास भी नहीं थी। और कुछ मामलों में निश्चित रूप से उस समय जो है तो त्रुटियाँ मुझसे निश्चित रूप से हुई। उसका कष्ट होता है कि काश मैं उस समय वह संवेदनशीलता रख पाता या पा पाता, शायद अनुभव से आया या मेहनत से आया, तो मैं बेहतर ढंग से वह काम कर पाता जो विधिक दायित्व मुझे ईश्वर ने दिया था। भाई साहब, जो विभाग आपका है, हमें लग रहा है कि काफ़ी समय से आप इसमें हैं, क्या है यह नागरिक सुरक्षा क्या है, थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे। देखिए, नागरिक सुरक्षा कंसेप्ट जो है वह यह है कि चूँकि सन 1962 के युद्ध के बाद यह निर्णय हुआ था कि जब युद्ध की स्थितियां आ जाती हैं तो लोगों के बीच, आम जनता और सरकार के बीच कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जो कि युद्ध की स्थितियों की भीषणता के, जैसे बमबारी हो गई या मान लीजिए खाने पीने का बहुत अभाव हो गया, तो दोनों के बीच एक स्टॉप गैप के रूप में, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में ऐसी स्वयंसेवी लोगों की संस्था हो जो सरकार और जनता के बीच में तालमेल की स्थिति बना सके, सरकार की बातों को जनता तक ले जाए, जनता की बातों को सरकार तक ले जाए, एक ह्यूमन टच रहे, इंटरमीडिएरी का काम करे। तो इसको लेके सन 62 के बाद यह स्थापित हुआ नागरिक सुरक्षा। और बाद में चूँकि लंबे समय तक युद्ध वगैरह नहीं हुआ, तो इसका एक तरह से रेलेवेंस, शुरू में सिर्फ युद्ध के समय ही हम सक्रिय हो सकते थे कानूनी रूप से, तो बाद में इसमें फिर जो है डिसास्टर मैनेजमेंट को भी शामिल कर दिया गया। तो अब डिसास्टर मैनेजमेंट में भी हमारी भूमिका सरकारी रूप से है। एक सिविल डिफेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत जो भी आपदा की स्थितियाँ आती हैं उनमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको बोलते हैं, कि यह माना जाता है कि एक उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई मोहल्ले में, तो माना जाता है कि चूंकि वो वहाँ का वार्डन उसी मोहल्ले का रहने वाला स्वयं सेवक है, तो सबसे पहले उसे सूचना मिलेगी, तो वह तुरंत मौके पे आ जाएगा और मान लीजिए लोगों को हटाना बढ़ाना है, एक प्रकार से जो मिनिमम सुरक्षा करना है, कोई छोटी मोटी स्थितियाँ हो सकती हैं तो उसको डील कर लेना है, और ऊपर फ़ोन कर देना है, अधिकारियों को बता देना है। तो एक फर्स्ट एड की स्थितियां जो कर पावे, फर्स्ट रिस्पोंडेंट का रोल कर पावे, यह नागरिक सुरक्षा की मुख्य भूमिका है। यह मात्र 15 ही जिलों में इस समय उत्तर प्रदेश में है, जो बड़े शहर हैं वहीं पे है, और जगहों पे धीरे धीरे अभी एक्सपैंड कर रहा है। अंतिम सवाल चलते चलते मेरे जहन में आ गया। एक बार आपने चीफ सेक्रेटरी को दिया था, लिख करके आवाज़ उठाया था कि जो दागदार
ऐसे लोग हैं, जो ऐसे मिनिस्टर हैं, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देना चाहिए। क्या था मामला? नहीं देखिए, मैंने उसमें दागदार शब्द नहीं कहा था। मेरा मानना था और मेरा मानना है कि अब गार्ड ऑफ ऑनर को समाप्त ही कर देना चाहिए। और उसके पीछे मेरा तर्क ये है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आईजी हूँ, आईजी एडीजी के लिए या इक्विवेलेंट और जो लोग हैं उनके लिए 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 सिपाही के द्वारा, जिसको डबल गार्ड की बोलते हैं, सलामी की बात है, डीआईजी वगैरह, एसपी डीआईजी के लिए 1-4 की डीएम वगैरह के लिए। तो अब जहाँ इतने मैसिव फोर्स क्रंच से ये हैं, फेस कर रहे हैं, सब कहते हैं कि बड़ी फोर्स की क्राइसिस है, उसमें अब कोई व्यक्ति कहीं गया, मान लीजिए मैं इटावा गया और वहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा, तो मैं यहाँ से चलूँगा, हो सकता 3 बजे पहुँचूँ, 5 बजे पहुँचूँ, तो सुबह से ही वो साफ़ा लगा के तमाम चीज़ करके अब 7-8 लोग पूरे दिन भर के लिए, और उनको करना क्या है, वो सिर्फ वहाँ खड़े रहेंगे। जब मैं आऊँगा तो वहाँ खड़े होकर मुझे सल्यूट करना है, या जिस भी व्यक्ति को अफसर अपना अन्यमनस्क है, उसने देखा नहीं देखा, एक तो मात्र एक औपचारिकता के लिए एक अच्छी खासी जनसंख्या को, पुलिस बल को, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनता के लिए, उसका दुरुपयोग हो। मेरा व्यक्तिगत अभिमत है कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा, कोई मान लीजिए कि वो भी छोटी सी गार्ड द्वारा, कोई रेयरेस्ट आदमी है, मुख्यमंत्री जी हैं, राज्यपाल महोदय हैं, तो एक छोटे से गार्ड द्वारा, चूँकि सम्मान ही तो है, सम्मान तो उनके पद से स्वतः मिल रहा है, उसको बहुत ही विजिबल ढंग से दिखाने की, चूँकि अब वो स्थितियाँ, वह लग्जरी हमारे पास नहीं है। यह लग्जरी जब होता है, मान लीजिए, तब होता है। हमारा देश जिन स्थितियों से गुजर रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमें यह लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी बात कहा अमिताभ ठाकुर जी ने कि दिन भर जवान, अब ऐसा बात आ गई है तो एक मुझे स्मरण हो गया है, चूँकि लड़ते रहता हूँ। जैसे कोई वीआईपी आया, जैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अन्य लोगों के कार्यक्रम लगे, तो जवान की तैनाती सुबह 6 बजे 7 बजे उस पोस्ट पर हो जाती है, और जनप्रतिनिधि जो भी जिनको आना है वो आए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। वाराणसी अगर कार्यक्रम है तो बरेली और मुरादाबाद से भी फोर्स आती है, उनके ठहरने का कोई स्थान नहीं, उनके खाने पीने का कोई स्थान नहीं, पुलिस लाइन आपकी उस तरह की है नहीं जहाँ सो जाएं, होटल भरे हुए हैं। जैसे अभी मैंने महामहिम जी गए थे वाराणसी, मैंने देखा, मैंने उसको जिया, उस जीवन को देख करके जाना। तो ऐसी परिस्थिति में डिजिटल इंडिया स्टार्टअप है, ऐसी रैलियाँ क्यों नहीं प्रासंगिक हैं कि एक जगह से कर दें और लोग सुन लें? देखिए, निश्चित रूप से ये आपकी बात बहुत वाजिब है, और उसका दूसरा पहलू भी है कि उसके साथ साथ एक यह भी आवश्यक है, मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, उनमें भी व्यवहारिकता आवे। चूँकि अब ये स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इस पर कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, एक रियलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। मुझे मान लीजिए कि आपकी जो ज़िंदगी है या मेरी ज़िंदगी है और किसी बहुत बड़े आदमी की ज़िंदगी है, ईश्वर की निगाह में सब ज़िंदगी बराबर है। हम लोग थोड़ा अंतर कर देते हैं कि भाई एक आदमी बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन अंतर की भी एक सीमा होनी चाहिए। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यह सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक आम जिंदगी और एक बड़े की ज़िंदगी में इतना अधिक अंतर, वो भी अफोर्ड करने की बात की कई गुना, कई बार हज़ारों की संख्या में पुलिस बल लग रहे हैं एक आदमी के लिए। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि उसमें आने जाने में 2-4 पुलिस वाले ही चले जा रहे हैं, तो एक जान बचा रहे हैं 4-6, और बाकी जो कष्ट हुआ वो तो आपने कहा सो कहा ही कहा। लेकिन ये चूँकि नीतिगत मामले हैं, यह जब भी निर्णय हो, हाँ, एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक सामाजिक जागरूक व्यक्ति के रूप में हमारा दायित्व है कि हम इन तथ्यों को सामने लावें। हम अपनी ओर से ज़रूर यह मांग करें या अनुरोध करें कि इस बिंदु पर भी विचार हो कि कितना सिक्योरिटी चाहिए, एक व्यवहारिक दृष्टि को समझते हुए। क्या ऐसा तो नहीं कि हम उस सिक्योरिटी के पैरामीटर्स की अतिशयता पे जा चुके हैं? अमिताभ जी कवि भी हैं, लेखक भी हैं। अगर क्रांति की परिभाषा एक लाइन में करना हो तो क्या देंगे आप? देखिए, मेरी दृष्टि में क्रांति वह है जो कि आपको जो लगता है कि जो होना चाहिए और वह नहीं हो रहा है, उस बात को आप मुखर होके कहें, मुखर होके सोचें और मुखर होके उसको क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। युवाओं के लिए संदेश 2 लाइन में, जो भटक रहे हैं, भटकाव की तरफ हैं, अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटी करना चाहते हो, संविधान में जो वर्णित है, 2 लाइन उनके लिए। देखिए, मैं मात्र ये कहूँगा कि अभी जो युवा हैं
उनको यह सोचना चाहिए कि कई बार वो सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है और मान ली अभी अभी हमको क्या सोचना है। अपने अनुभव से, और हमारा लगता है हर मनुष्य का जो जिसने थोड़ा जीवन जी लिया है उसके अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत पलक झपकते ही समय निकल जाता है। जो कबीरदास जी बोल गए हैं, तो अगर कुछ करने की इच्छा कहीं जगती है तो उसके लिए हम मत सोचते रहिए कि मैं बहुत युवा हूँ, कल को समय निकल जाएगा तो पछतावा होता है। जैसे मैंने खुद ही अपने में स्वीकार किया कि जब मैं एसपी था, यदि मैं उतना चैतन्य होता जितना आज हूँ तो निश्चित रूप से मैं बेहतर कंट्रीब्यूशन कर पाता। वह अफसोस, वह मलाल कालांतर में न रह जाए तो बहुत बेहतर होगा। जो हमसे कमियां रह गई हैं वो आगे ना हो, इसलिए जी निश्चित। दोस्तों अच्छा लगा। और अमिताभ ठाकुर जी जो आईजी हैं नागरिक सुरक्षा के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड की तरफ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।